right now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके लिए मैं लाया हूँ सैयद वंश से संबंधित यह वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का सैयद वंश। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था तुगलक वंश। तुगलक वंश की समाप्ति हुई थी, उसके बाद सैयद वंश यहाँ पर स्टार्ट हुआ। सैयद वंश में 4 शासक हुए हैं, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, सैयद वंश के बाद लोधी वंश की स्थापना होगी। लोधी वंश के बाद आपका मुगल वंश स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सैयद वंश जो 1414 में शुरू हुआ और 1451 तक चला। ठीक है, सैयद वंश के में 4 शासक हुए टोटल। ठीक है, सैयद वंश में टोटल 4 शासक हुए हैं। इनका शासन जो रहा वो खिलजियों के बाद सबसे कम रहा। खिलजियों के बाद मात्र 37 साल तक इन्होंने शासन किया और इनके समय में दिल्ली सल्तनत की सीमा मात्र 200 मील के क्षेत्र तक सीमित रही थी। ठीक है, कहते हैं कि जो इसके अंत तक इनकी जो सीमा थी वो 200 मील तक ही रही। ठीक है, तो इसमें 4 शासक हुए, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले कौन 4 शासक हुए थे। पहला शासक है खिजर खां। ठीक है, जिसने स्थापना की है सैयद वंश की। दूसरा है मुबारक शाह, जो 1421 में से 33 तक गद्दी पर बैठा। तीसरा है मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1443 तक गद्दी पर बैठा। और चौथा है अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 से 1451 तक गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 शासक यहाँ पर रहे थे। ठीक है, चलिए, तो अब हम इससे बात करेंगे इनके शासकों के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और कहना चाहूँगा, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को कीजिए एक्टिवेट, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद वंश का प्रथम शासक खिजर खां था, जो 1414 में गद्दी पर बैठा। आपको याद होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको तुगलक वंश के शासकों के बारे में पढ़ाया। उसमें मैंने अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद यानी कि नासिरुद्दीन महमूद के बारे में बताया था। 1394 से 1412 तक गद्दी पर बैठा था। इसमें हमने देखा कि जो खिजर खां था उस समय पंजाब का सूबेदार था। नसरुद्दीन महमूद के समय कहाँ का सूबेदार था? खिजर खां पंजाब का सूबेदार था और वह दिल्ली पर सत्ता स्थापित करने के लिए लालायित था और अपनी योजना बना रहा था। लेकिन इसी समय 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण होता है, जिस वजह से जितनी भी बची कुची सत्ता या शक्ति थी तुगलकों की वो समाप्त हो गई। ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो दिल्ली का सरदार था, यानी कि जो दौलत खान लोधी था, जिसको नासिरुद्दीन मोहम्मद ने दिल्ली का शक्ति सौंपी थी, उसको 1414 में हराकर सैयद वंश की स्थापना करता है खिजर खां। ठीक है, क्योंकि तैमूर लंग जाते वक्त खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त करके जाता है और वह उसके बाद लूट के बाद वापस ले आता है तैमूर लंग। तो उसके बाद खिजर खां को वह मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त करके जाता है। और इसी प्रकार खिजर खां क्या करता है, दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित करता है। लेकिन 4 शासक इसमें हुए सैयद वंश में, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखोगे सैयद वंश का नाम बहुत कम मिलता है। इसका पहला शासक और अंतिम शासक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था पेपर में कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में कौन सा वंश स्थापित हुआ। तो ये क्वेश्चन आपके इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये मतलब ये इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी नॉलेज जानना चाहता है पेपर वाला कि आपने कितना डीपली या कितने अच्छे से दिल्ली सल्तनत को पढ़ा है। तो जब खिजर खां गद्दी पर बैठा, खिजर खां 1414 में गद्दी पर बैठा। ठीक है, तब उसने एक उपाधि धारण की थी रैयत आला की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। रैयत आला, जैसे कि अगर मैंने आपको बताया दिल्ली सल्तनत में एक शासक और था ऐबक, अगर आपको याद होगा, तो उसने भी अपने आप को इसी प्रकार की एक उपाधि धारण की थी। हालांकि रैयत आला नहीं थी, दूसरी उपाधि थी, मतलब इस प्रकार की उपाधि धारण की थी उसने भी। वो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, अपने आप को रैयत आला की उपाधि से संतुष्ट रखा। वह अपने आप को इसलिए उसने उपाधि धारण की क्योंकि वह तैमूर को अपना राजा मानता था।
ठीक है, तैमूर को ही अपना राजा मानता था, इसलिए उसने सिक्कों पर तैमूर और उसके बेटे शाहरुख का नाम अंकित कराया। किसका? तैमूर का बेटा शाहरुख, और तैमूर का नाम उसने अपने सिक्कों पर अंकित कराया था। ठीक है, और वह जो तैमूर का पुत्र था शाहरुख, उसको निरंतर भेंट वगैरह, यानी निरंतर भेंट या राजस्व उसको भेजा करता था, और खुतबे जो खुतबा पढ़ाते थे उनमें भी शाहरुख का नाम अंकित किया गया था। तो इस प्रकार से इसने अपने आप को सुल्तान घोषित ना करके रैयत आला की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा आता है। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया कि आसपास के जो कुछ विद्रोह हुए थे, या उस समय तुगलक वंश के अंत समय में फ़ायदा उठाकर जो अपने आप को स्वतंत्र इन्होंने कर लिया था, उनको दोबारा इसने अपने राज्य में दिल्ली सल्तनत मिलाने का कार्य किया, जिसमें पंजाब, मुल्तान, सिंध, ये सब क्या थे, दिल्ली सल्तनत में मिला लिए गए। इसके अलावा इसने बदायूं, ग्वालियर, चंदावर, इन सब का विद्रोह का अंत किया। ठीक है, बदायूं में विद्रोह हुआ, ग्वालियर में विद्रोह हुआ था, कंपिल में विद्रोह हुआ, चंदावर, ये सब विद्रोह क्यों हुए थे? क्योंकि तुगलक वंश की जो शक्ति थी वो अंत समय में समाप्त हो गई थी, इसलिए उसका फ़ायदा उठाकर सब लोग अपने आप को स्वतंत्र करने में लगे थे, विद्रोह करने में लगे हुए थे, जिसका खिजर खान ने पूर्णतः दमन किया और अपने उनके विद्रोह को दबाया, और उसके बाद वार्षिक टैक्स इनसे लिया, मतलब इन सबको वार्षिक टैक्स देने पर बाध्य किया। एक हिसाब से इसने अपनी आय को सुदृढ़ किया और इस तरह से वार्षिक टैक्स इन पर लगाया था। ठीक है, तो ज़्यादा कोई खास इनके समय का और कोई काम नहीं है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 20 मई 1421 ईस्वी को इसकी मृत्यु होती है। 20 मई 1421 ईस्वी को खिजर खां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से खिजर खां ने कुछ स्वतंत्र हुए प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाने में वह मतलब असफल रहा था पूर्ण रूप से। कुछ पुराने जो साम्राज्य थे जिनमें विद्रोह हुआ था उनको दबाने में सफल रहा, और कोई इतना ज़्यादा इसके समय की घटनाएं लोकप्रिय नहीं है जिसके लिए इसको हम ज़्यादा याद रख सकें। तो प्रथम है एक तो, ठीक है, खिजर खां इसलिए इम्पोर्टेंट है, सैयद वंश के संस्थापक है। ठीक है, मुबारक शाह उसके बाद 1421 में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, मुबारक शाह ने क्या किया? मुबारक शाह ने सबसे पहले जब वो गद्दी पर बैठा, उसने तैमूर और उसके बेटे शाहरुख का नाम सिक्कों से हटा दिया, और उसने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। क्या किया? स्वयं को सुल्तान घोषित किया। उसने बाह्य शक्ति के अंदर, यानी कि जो बाहरी शक्ति है, उसका स्वामित्व या विदेशी शक्ति का स्वामित्व स्वीकार करने से मना कर दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, यानी कि अब वह सिक्कों पर उसने स्वयं का सिक्का ढाला मुबारक शाह ने, और सिक्कों पर स्वयं को नायब अमीरुल मोमिन, ठीक है, नायब अमीरुल मोमिन सिक्कों पर उसने खुद पर क्या डाला? अपना नाम डाला। ठीक है, और सिक्कों पर खुतबों पर खुद का ही नाम अंकित कराया। उसके समय में जो किताब लिखी गई जिसमें सर्वाधिक उसके बारे में जानकारी मिलती है वो याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद यहाँ पर रह गया है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा एक किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख़ मुबारक शाही। ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है। तारीख़ मुबारक शाही जो है वो इसी को डेडिकेट की गई है, मुबारक शाह को, और इसके समय की जानकारी हमको इसी बुक से ज़्यादा मिलती है। तो इसकी उपाधि थी शाह। इसने शाह की उपाधि धारण करके अपने सिक्कों में शाह की पदवी भी छपवाई थी। इसके अलावा नायब अमीरुल मोमिन की उपाधि इसने अपने सिक्कों पर छपाई थी, और 1428 के आसपास अपना एक नया सिक्का भी चलाया था। ठीक है, अपने एक नया सिक्का भी इसने चलाया था। ठीक, तो गद्दी पर जब ये बैठा तो कुछ विद्रोह इसने विद्रोहों का दमन किया था। यह सबसे योग्यतम शासक है सैयद वंश का। ठीक है, सबसे योग्यतम शासक माना जाता है सैयद वंश का। तो इसने खोखरों का विद्रोह जो था वो दबाया, खोखर विद्रोह उसके समय में हुए थे वो उसको शांत किया। इसके अलावा 1422 ईस्वी में ही इसने कटेहर का, कंपिल का विद्रोह दबाया। 1428 में इसने मेवात विद्रोह को शांत किया। जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह के साथ संघर्ष हुआ। ठीक है, और उसको हराया जौनपुर के शासक को। ठीक है ना, तो इस प्रकार से 1428 में जौनपुर के शासक में अभियान इसने यहाँ पर किया था। ठीक है, उसके बाद जो मुबारक शाह था
वजीर जो था उसका मुबारक शाह का सरवर उल मुल्क, इसके द्वारा 19 फरवरी सन 1934 को मुबारक शाह की हत्या करवा दी गई। क्योंकि वजीर जो था सरवर उल मुल्क, इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें आपस में जो अनबन हुई ये हुई कि इसका जो वजीर था पुराना सरवर उल मुल्क, उसको हटा दिया गया था, उसको वजीर के पद से हटा दिया गया, उसकी जगह दूसरे को वजीर के पद में रखा गया, जिस वजह से इसने उन लोगों के साथ मिलकर जो मुबारक शाह से चिढ़ते थे उन लोगों के साथ मिलकर मुबारक शाह की हत्या करवा दी सन 1934 ईस्वी में। ठीक है, 1934 में जब इसकी हत्या होती है तो उस समय मोहम्मद शाह 1934 में उसका गद्दी पर बैठेगा, लेकिन इसने एक नगर भी बसाया था यमुना नदी के किनारे, उसका नाम था मुबारकाबाद। ठीक है, मुबारकाबाद नामक नगर इसने यमुना नदी के किनारे बसाया था। ठीक है, सन 1434 ईस्वी में मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठता है और 43 तक गद्दी पर आसीन रहता है। ठीक, मुबारक शाह के भाई का पुत्र था यह, दत्तक पुत्र कहते हैं इसको मुबारक शाह का, क्योंकि उसके भाई का पुत्र था, गोद लिया था, फरीद खां का पुत्र था। इसके समय में वास्तविक नियंत्रण सरवर उल मुल्क के हाथों में रही, जिसने उसकी हत्या करवाई थी पहले वाले शासक की, और उसके बाद इसको गद्दी पर बैठाया था। ठीक है, तो यहाँ पर उस समय क्या हुआ, इसके समय में एक घटना घटती है कि महमूद खिलजी नाम का एक व्यक्ति था जो उससे मालवा का शासक था। ठीक है, महमूद खिलजी जो उससे मालवा का शासक था, उसने देखा कि वजीर जो है वो अधिक योग्य नहीं है, राजा भी अधिक योग्य नहीं है, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, जो राजा था वह उतना ज़्यादा योग्य नहीं, अयोग्य राजा है। तो उसने मालवा के शासक महमूद खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। अब इस संकट से निपटने के लिए, जो संकट था उसको निपटने के लिए मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी, जो लोदी वन का संस्थापक बनेगा आगे, ठीक है, बहलोल लोदी को दिल्ली बुलाया। ठीक है, हेल्प के लिए। तो मोहम्मद शाह और बहलोल लोदी का जो युद्ध होता है इसके साथ, मालवा के शासक महमूद खिलजी के साथ, तो उसमें बहलोल लोदी और मोहम्मद शाह जीत गए। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा और उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया, और पंजाब का अधिकांश क्षेत्र जो था वो बहलोल लोदी को दे दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, खाने की उपाधि दी गई है बहलोल लोदी को, किसके द्वारा, मोहम्मद शाह द्वारा दी गई थी, और बहलोल लोदी को पुत्र कहकर भी पुकारा था। ठीक है, इसके बाद बहलोल लोदी ने, कहते हैं कि बहलोल लोदी ने भी खोखर विद्रोह को दबाने के लिए, जब बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने खोखर विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, तो खोखरों के साथ मिलकर, मतलब बहलोल लोदी जो था खोखरों की बातों में आकर उसने दिल्ली पर हमला किया था, लेकिन 1443 के आसपास यह हमला हुआ था। ठीक है, 1443 में हमला हुआ था बहलोल लोदी ने द्वारा, जिसने पहले हेल्प की थी, बाद में उसने ही दिल्ली पर आक्रमण कर दिया सत्ता के लिए, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया, वह असफल हो गया। ठीक है, सन 1443 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई। 1443 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अंतिम शासक जो है सैयद वंश का, वह गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सन 1443 से 1451 में गद्दी पर बैठा। यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसके समय में भी कोई खास घटनाएं नहीं हैं। इसी के समय दिल्ली में सल्तनत पर शासन जो थी दिल्ली सल्तनत की, वह सैयदों से निकलकर लोदियों के हाथ में चली गई थी। इसी के समय में जो शासन की बागडोर थी वो सैयदों से निकलकर, सैयद वंश के अधिकारियों से निकलकर लोदियों के हाथों में चली गई। इस समय क्या हुआ, इसका एक वजीर था, कहते हैं कि इसने एक जगह पर विद्रोह का दमन किया, अचानक विद्रोह का दमन किया और दिल्ली पर आक्रमण की अफवाह सुनकर उस विद्रोह को छोड़ के वापस आ गया, जिसकी वजह से इसके वजीर जो था, उस वजीर के साथ इसका मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद नाराज होके, या मतभेद हो गया, तो यह सुल्तान 1447 में बदायूं चला गया, क्योंकि ये पहले बदायूं का गवर्नर रह चुका था।
इसलिए बदायूं का राज्यपाल रह चुका था पहले, तो यह बदायूं चलेगा। बदायूं जाने से पहले इसने दिल्ली का शासन अपनी पत्नी के 2 भाइयों को सौंप दिया। उन 2 भाइयों में सत्ता में राजा बनने के लिए लड़ाई हो गई। दोनों भाइयों में आपस में लड़ाई हुई जिसमें से एक मारा गया। इसके बाद दूसरे वाला जो बचा था उसको दिल्ली की जनता ने मार दिया। दिल्ली की जनता ने जब उसको मार दिया तो अब दिल्ली की जनता ने बहलोल लोदी को सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया। बहलोल लोदी को क्यों किया, औरों को क्यों नहीं किया? बहलोल लोदी को इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया था मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपने पुत्र कहकर पुकारा था और खाना की उपाधि दी गई थी। तो लोदी जो थे उस समय, तो लोदियों की सत्ता पर अधिकार भी था और बहलोल लोदी उस समय पंजाब क्षेत्र का गवर्नर भी था और पहले भी वह हेल्प कर चुका था, तो इसलिए जनता ने उसे ही राजा बनने के लिए बुलाया था, आमंत्रित किया था। तो आलम शाह की मृत्यु 1476 में हुई। कब हुई? 1476 में हुई। अब इसमें आप कहोगे कि मैंने यहाँ पर 1451 लास्ट डेट यहाँ पर लिखी हुई है यह उसकी गद्दी में बैठने की डेट है, गद्दी से उतरने की डेट है, ये मृत्यु नहीं हुई अभी उसकी, क्योंकि वह कहाँ चले गया? बदायूं चला गया था। बदायूं गया, बहलोल लोदी दिल्ली आया। बहलोल लोदी ने उसको बुलावा भेजा, ठीक है, उसको गद्दी पर बैठने के लिए भी एक बार बोला था, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि मैं बदायूं में ही संतुष्ट हूँ और मैं दिल्ली नहीं आना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं यह शासन आपको यानी कि बहलोल लोदी को सौंपना चाहता हूँ, यानी कि उसे सौंप दिया है मैंने यह शासन, आप यहाँ पर शासन कीजिए। इसलिए बहलोल लोदी ने भी उसको परेशान नहीं किया। 1476 तक बहलोल लोदी ने भी उसको मतलब उसका क्षेत्र बदायूं वाला क्षेत्र अपने में नहीं मिलाया और 1476 तक आलम शाह आराम से बदायूं का शासक बना रहा, ठीक है, और 1476 में उसकी मृत्यु होती है। तो 1476 में अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु हुई, ठीक है। तो इस प्रकार से लोदी वंश का कार्यकाल बहुत ही छोटा है और कोई ज़्यादा बड़ी ऐसी कोई घटना है ही नहीं जिसके लिए उसको इतिहास में ज़्यादा याद किया जाता है, ठीक है।